अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 16 और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। लेकिन इसमें हम देखेंगे कुछ सिनेरियोस। ठीक है, कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस देखेंगे और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वाया अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो एक ये सिनेरियो है या एग्जांपल है आपके सामने। और इसमें क्या है कि आपके सामने एक कहना चाहिए ब्लॉक डायग्राम मौजूद है। ठीक है, और इस ब्लॉक डायग्राम में अगर आप ध्यान दें तो ये दो ब्लॉक से पहला ब्लॉक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जैसे कि बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था, एक ऐसा सर्किट होता है, एक ऐसी आईसी होती है जो एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल जुबान में कहा जाए तो। और रियल वर्ल्ड एनालॉग है, तो रियल वर्ल्ड से इसे एक एनालॉग इनपुट मिल रहा है, वो है वोल्टेज। ठीक है, और ये उसे कन्वर्ट कर रहा है 4 बिट के डिजिटल इनपुट में, और फिर वो डिजिटल इनपुट फैड हो रहा है एक सर्किट में। और उस सर्किट में क्या है, यानी 4 इनपुट्स हैं ABCD और एक आउटपुट है Z। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरव्यू के सर्किट की हमारी कनेक्टिविटी क्या है। अब देख लेते हैं सर्किट एक्चुअली है क्या। कि फिगर में आप देखें तो एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज मॉनिटरिंग द डीसी वोल्टेज ऑफ अ 12 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑन एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप। अब हो क्या रहा है कि ये सर्किट जो है एक स्पीड शिफ्ट में लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है एक 12 वोल्ट बैटरी के इनपुट को जो है मॉनिटर कर रहा है। ये पूरा सर्किट बेसिकली मॉनिटर कर रहा है। द कन्वर्टर्स आउटपुट इज अ 4 बिट बाइनरी नंबर। जो A to D का आउटपुट है वो 4 बिट का बाइनरी नंबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग द बैटरी वोल्टेज इन स्टेप ऑफ 1 वोल्ट। यानी स्टेप ऑफ 1 वोल्ट से मुराद ये है कि हर आपका कहना चाहिए कि DC वोल्ट पे रेज ऑफ 1 वोल्ट विल जनरेट आ बाइनरी नंबर ऑफ यानी डिफरेंस विद डिफरेंस ऑफ 1। यानी अगर DC वोल्टेज आपका 0 आ रहा है तो आपका बाइनरी वोल्ट आएगा 0000। DC वोल्ट चेंज होके 1 हो जाता है तो अब आपका नेक्स्ट कोड आएगा और वो क्या होगा 0001। और फिर एक और रेज होगा 2 होगा, तो फिर जाके एक नया बाइनरी कोड आएगा, फिर एक और 1 वोल्ट का जंप आएगा तो फिर एक नई वैल्यू होगी। ये है स्टेप साइज का मतलब। ठीक है, यानी हर 1 वोल्ट रेस पर एक नया बाइनरी कोड जनरेट होगा। स्टेप साइज ऑफ 1 का मतलब है ये। विथ A एज द MSB, ए आपकी है MSB, ये बात भी बता दी गई। द converters binary output are fed to the logic circuit that is to produce a high output as long as the battery binary value is greater than 6। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है और उसमें कह रहे हैं कि ये सर्किट जो भी है ये उस वक्त तक हाई प्रोड्यूस करेगा जब तक कि बैटरी का वोल्टेज ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, हाई एज लॉन्ग एज द बैटरी वैल्यू इज ग्रेटर देन 6। यानी बैटरी का वोल्टेज 12 है, बैटरी जाहिर सी बात है डिस्चार्ज होना शुरू होगी, कभी 11 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएगा, 8 9 7 कुछ भी हो। लेकिन ये कह रहा है कि ये सर्किट का काम ये है कि तब तक Z को हाई रखे जब तक वोल्टेज ग्रेटर देन 6 है। लेकिन जैसे ही इक्वल्स टू 6 हुआ, ठीक है, तो बैटरी वोल्टेज जब भी आपका दैट इज द बैटरी वोल्ट इज ग्रेटर देन 6 डिजाइन द लॉजिक सर्किट। अब कह रहे हैं कि जैसे ही 6 से लो होगा, ठीक है, तो आपकी Z की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, यानी लो हो जानी चाहिए। यानी आपको से लो के केस में बजर बज जाए। ठीक है, Z आपके जो है कनेक्टेड है एक बजर से, और जैसे ही वोल्टेज 6 से नीचे हुआ तो वो बजर बज जाए और बजर ये इंडिकेट करेगा कि बैटरी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है या चार्ज करने की ज़रूरत है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब आपका सर्किट जो है या आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है सही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पेसशिप में एक बैटरी है, बैटरी के वोल्टेज को आपने ध्यान रखना है और मॉनिटर करना है कि वो 6 से नीचे ना जाए। अगर वो 6 से नीचे हो जाता है तो आपको एक बजर जनरेट करना है इससे। ठीक है, सोल्यूशन क्या है कि आपको अब सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए इसको बनाना पड़ेगा हमेशा हमेशा जब भी आप शुरू करें ट्रुथ टेबल से। ठीक है, आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, आपको ये पता लग गया कि आपको बनाना है एक्चुअली ये वाला लॉजिक सर्किट। एनालॉग टू डिजिटल तो काम बस हमें समझ में आ गया
कि वो हर एनालॉग वोल्टेज पे देगा। आपको ये सर्किट इंप्लीमेंट करना है। और इस सर्किट में क्या खास बात देखनी है आपने कि 4 बिट के इनपुट हैं, तो इसके 16 कॉम्बिनेशन आएंगे और 16 कॉम्बिनेशन में ग्रेटर देन 6 पर 1 है और लेस देन और इक्वल टू 6 पे 0 है। तो ये मुझे सिर्फ ट्रुथ टेबल में करना है। तो ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। ट्रुथ टेबल में मैंने ए से लेकर डी तक के सारे कॉम्बिनेशन लिखे, प्रोवाइडिंग ए इज माई MSB। ठीक है। और मुझे क्या पता इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जब तक कि बैटरी का वोल्टेज ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6, अगर 6 आप ध्यान दें कहाँ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 6 ये लिखा हुआ है। तो ग्रेटर देन 6 से सारे कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने क्या कर दिए, 1 कर दिए। ग्रेटर देन 6 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी मेरे इनपुट कॉम्बिनेशन है उस पर आप चेक कर लें मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसमें मेरा आउटपुट 1 आ रहा है और लेस देन और इक्वल टू 6 पे बाकी सारे जो बचे मैंने 0 कर दिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू वाले मैंने 0 कर दिए। तो मुझे सिर्फ ये बताया गया था कि हाई कब होगा। हाई कहा गया था तो मैंने 1 कर दी, लो कहा गया होता तो मैं 0 कर देता। तो मुझे बताया गया ग्रेटर देन 6 पर हाई रहेगा आउटपुट, बाकी सब कॉम्बिनेशन पे 0 रहेगा। तो अब मुझे ये सर्किट डिजाइन करना है, यानी मुझे इस सर्किट की डायग्राम बनानी गेट लेवल, और डायग्राम बनाने के लिए मुझे चाहिए होती है बूलियन इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए होता है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल मैंने बना लिया है। अब अगला स्टेप क्या है कि ट्रुथ टेबल से मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो अगर आप इस तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं कि हर टर्म को मैंने इंडिविजुअल उसकी कहना चाहिए कि SOP की जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें लिख लिया है, प्रोडक्ट टर्म लिखी हुई है। ये मैंने कैसे लिख ली, मैंने मिन टर्म्स कैसे लिख ली, मैंने देखा कि यहाँ पे ए तो 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट, BCD 1 1 1 है तो BCD लिख लिया। 8 वाले कोड पे गया, 8 वाले कोड में ए 1 है तो ए ऐसे ही आ गया, BCD तीनों पे 0 0 0 है तो तीनों का कॉम्प्लीमेंटेड है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जैसे हम प्रीवियसली लिखते आए, जीरोस को कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन जीरो को यानी 1 को नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मैंने ये सारी की सारी टर्म्स लिखी कि ये टर्म्स आएंगी। अब इन टर्म्स को जो है मुझे करना है सिंप्लीफाई। तो ये टर्म्स मैंने लिखनी पहले एक साथ ऐसे। ठीक है, सारी की सारी टर्म्स आ गई एज इट इज, ये आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिखी। ठीक है, अब अगर मैं 7th वाली टर्म को हटा दूं तो बाकी टर्म्स में मैं आसानी से कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन सारी टर्म को लिखने के बाद उसमें से कॉमन निकाल लिया गया। क्या चीज़ कॉमन निकाली गई और कैसे निकाली गई ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 8 और 9 वाली टर्म को देखें, ठीक है, 8 और 9 वाली टर्म को अगर आप देखें तो इसमें ये तीनों फैक्टर कॉमन होते हैं, और 10 और 11 वाली टर्म को देखें तो इसमें ये तीनों फैक्टर कॉमन होते हैं। 12 और 13 को देखें तो इसमें ये तीनों फैक्टर कॉमन होते हैं, और 14 और 15 ये तीनों कॉमन होते हैं। तो मैंने यही किया है कि 7 वाली टर्म को तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, 7 ऐसी है, लेकिन इसमें देखें ये कॉमन निकाल लिया, इसमें ये कॉमन निकाल लिया, इसमें ये कॉमन निकाल लिया, और इसमें ये कॉमन निकाल लिया। और अगर कॉमन निकाल ले तो सब में क्या बच रहा है, डी बार प्लस डी, डी बार प्लस डी, फिर डी बार प्लस डी, और फिर से डी बार प्लस डी। और ए डी बार प्लस डी का मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्लास को बताना चाहेगा मुझे, 1। ठीक है, तो 1 आया तो इसका मतलब ये यहाँ सब में से हट गया। तो अब मेरे पास जो टर्म्स रह गई हैं वो टर्म्स रह गई हैं सिंपल, क्या रह गई हैं, ये रह गई हैं, यानी ये टर्म्स आ गई है मेरे पास। अब इसमें भी वही वाली बात है, मैं कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, दो दो टर्म में से कॉमन निकाल लेता हूँ। अब इसमें से पहली दो में से कॉमन निकाला तो ए बार बी कॉमन निकल गया, दूसरे में से ए बी कॉमन निकल गया, तो जो टर्म बची वो है सी सी बार। ठीक है, इधर भी सी सी बार है, और फिर दोबारा इसका रिजल्ट भी इवेंचुअली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो अब ये दो टर्म रह जाएंगी। ठीक है, अब इन दो टर्म में भी फिर वही बात है, मैंने ए कॉमन निकाल लिया तो ये टर्म रह गई बी प्लस बी बार, फिर वही थ्योरम है बी प्लस बी बार का मतलब है 1। तो इवेंचुअली मेरे पास इक्वेशन ये रह गई। अब इस इक्वेशन अगर आप देखें तो इतनी सारी टर्म्स जो थी वो सिंप्लीफाई होकर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गई, ए रह गई। ठीक है, वो सिंप्लीफाई होकर सिर्फ और सिर्फ ए रह गई। अब मेरे पास ये दो टर्म है, ए बार बी सी डी प्लस ए, क्या मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है,
जी क्लास, क्या मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या बचेगा? अगर मैं एब्जॉर्प्शन अप्लाई कर दूंगा तो क्या बच जाएगी मेरे पास फाइनल इक्वेशन? जी बेटा, बी सी डी, और ए भी तो है, ए प्लस बी सी डी। ठीक है, तो इस पे एब्जॉर्प्शन भी लगेगा। एब्जॉर्प्शन लगेगा तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो ए बार है वहां से रिमूव हो जाएगा, और मेरी फाइनल इक्वेशन जो है वो बचेगी ए प्लस बी सी डी। और ए प्लस बी सी डी को जब मैं गेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करूंगा तो डायग्राम ये आ जाएगी। मैंने 3 इनपुट का एंड गेट यूज किया कर सकते हैं, आप 2 का यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो z इक्वल्स टू ए प्लस बी सी डी बार, ए इक्वल्स जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी सी डी। अच्छा, ये इक्वेशन क्या बता रही है मुझे, अगर मैं इसको इम्फेसाइज करूं थोड़ा सा, ये मुझे बता रही है कि z का आउटपुट या तो तब वन आएगा जब a वन है। ठीक है, अच्छा मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। ये मुझे ये बता रहा है कि a जब भी वन होगा आपका आउटपुट वन आएगा। तो मैं अपने ट्रुथ टेबल में देखता हूँ a कहाँ वन है, a यहाँ से लेकर यहाँ तक वन है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा आउटपुट वन आ रहा है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई, कह रहे हैं ए जब वन होगा तो आउटपुट आपको वन ही मिलेगा, डजेंट मैटर बीसीडी की कोई भी वैल्यू आ रही हो। और आपने देखा बीसीडी के सारे कॉम्बिनेशन आ रहे थे 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक के, तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीसीडी का कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन ए वन है तो आउटपुट वन आएगा। और और एक और भी कंडीशन ऐसी है जिसपे आपका आउटपुट वन आएगा, वो क्या कह रहे हैं, बी सी डी तीनों वन हो, एंड हो रहा है तीनों के दौरान। यानी एक ऐसी टर्म ढूंढो जिसमें बी सी डी तीनों वन हो, एक बी सी डी की तीनों वन ये है, और एक बी सी डी की तीनों वन ये है। यहाँ पे तो ऑलरेडी वन है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे भी मैंने वन लगा दिया। ठीक है, कह रहे हैं कि बी सी डी तीनों वन हो, डजेंट मैटर उसमें एक एबसेंट है तो एक जीरो हो या वन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बी सी डी वन होगा तो आउटपुट विल बी वन। ठीक है, तो ये मैंने आपको इक्वेशन को रिवर्स इंजीनियर करना बताया कि आप इक्वेशन को देख के भी टेबल को चेक कर सकते हैं, या आप अगर ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए तो आपको ये सारा सोल्यूशन भी शायद ना करना पड़े, आप डायरेक्ट टेबल को देखते हुए इक्वेशन इस तरह की निकाल लें। हर इक्वेशन नहीं निकलती, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में निकाल सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे वन एक साथ आए हुए थे, एक ही साथ, बीच में कोई गैप्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि z हमेशा वन होगा जब a वन आ रहा हो, या z तब वन होगा जब b c d तीनों की वैल्यूज वन आ रही। इन अदर वर्ड्स इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि z इक्वल्स टू वन व्हेन a इज वन, और b c d ऑल थ्री आर वंस। ठीक है, और सर्किट डायग्राम सिंपल सी है, कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है, एंड हुआ हुआ है और ये और आ। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी? अच्छा सर, अगर ए की क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा कैमरा किसी का ऑन है वो ऑफ कर लीजिए, मोर का आई थिंक। सर अगर वन कर दें, समझ नहीं आया मुझे सवाल। अच्छा, गैप का मतलब ये था कि ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ना, ये सारी कंजेकेटिव सी हैं, ये सारी वैल्यू कंजेकेटिव हैं, बीच में गैप्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप डायरेक्टली एक पैटर्न ऑब्जर्व करके इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बाद औकात होता है कभी यहाँ वन है, कभी यहाँ वन है, कभी रैंडम सीक्वेंस में आउटपुट पे वन आ रहे होते हैं, तो उस सूरत में थोड़ा सा डायरेक्टली रेट करना मुश्किल होता है, तो फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ता है। लेकिन प्रोसीजर यही है, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के बाद इक्वेशन, इक्वेशन के बाद अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से सिंप्लीफाइड इक्वेशन, और सिंप्लीफाइड इक्वेशन के बाद इवेंचुअली आपकी गेट लेवल डायग्राम। ठीक है, स्टेप्स हमेशा याद रखो, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल से आती है इक्वेशन, और इक्वेशन से आती है डायग्राम। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज कहलाती है आपका एक तरीके से सिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है, आगे चल के टर्म्स यूज करेंगे कि आपको एक सिनेरियो गिवन था, सिनेरियो से आपने ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल से आपका ऐसा इक्वेशन, और इक्वेशन से आगे आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो अब आपको इन स्टेप्स को याद रखना है कि आपका क्वेश्चन आएगा एक वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ,
आपको पहला स्टेप हमेशा लेना है ट्रुथ टेबल, दूसरा स्टेप हमेशा लेना है ट्रुथ टेबल से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और तीसरे स्टेप में वो इक्वेशन आ जाएंगी तो आपको गेट लेवल रियलाइजेशन या गेट लेवल डायग्राम मिल जाएगी। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस एग्जाम्पल में, कोई बात समझ में ना आई हो तो बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, गुड, अच्छी बात है। एक और सिनेरियो देख लेते हैं। ठीक है, एक और आपके पास सिनेरियो और नीचे एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, और एक्चुअली ये डायग्राम मैं बता देता हूँ क्या है। ये डायग्राम ये है कि एक फोटोकॉपियर मशीन का इंटरनल्स बताए हुए हैं। ठीक है, और पेपर सेंसिंग स्विच लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली दो ट्रेज हैं, और इन दो ट्रेज में जो है पेपर्स होता है। ठीक है, इस जगह पे पेपर आ सकता है, इस जगह पे पेपर आ सकते हैं। ट्रेज होती है ना फोटोकॉपियर मशीन में। और ये है वो लॉजिक सर्किट जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसके बेसिकली तीन इनपुट्स हैं, पी क्यू आर, और एक आउटपुट है एस। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस फिगर को रेफर करें, इज अ सिंपल कॉपिंग मशीन। ठीक है, आ स्टॉप सिग्नल एस। ठीक है, स्टॉप सिग्नल है एस, इज टू बी जनरेटेड टू स्टॉप द मशीन ऑपरेशन and energize an indicator light whenever either the following condition exists। ये S का सिग्नल है। ठीक है, और ये सिग्नल क्या एक्चुअली मशीन को स्टॉप कर देता है, या एक इंडिकेटर बता देता है कि अगर मशीन में कोई फॉल्ट या प्रॉब्लम आ जाए, पेपर जैम हो गया है या कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई है, तो ये एस का सिग्नल हाई हो जाएगा, और ये सिग्नल ये बताएगा कि मशीन स्टॉप करनी, ऑटोमेटिकली मशीन स्टॉप हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं ये मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप किन कंडीशन में होगी, ये कंडीशंस बताएंगे दो। कह रहे हैं पहली कंडीशन तो ये है, देयर इज नो पेपर इन द पेपर फीडर। देयर इज नो पेपर इन द पेपर फीडर ट्रे, ये वाली ट्रे, यानी कि अगर यहाँ पे पेपर ना हो, इस ट्रे के अंदर पेपर ना, तो पहली कंडीशन तो ये बताई हुई है कि पेपर ट्रे में पेपर ना हो, तो तब जाहिर सी बात है मशीन स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कुछ होगा ही नहीं, पेपर नहीं है तो किस बात की कॉपी कॉपी होगी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, द टू माइक्रो स्विचेस इन द पेपर पाथ आर एक्टिवेटेड इंडिकेटिंग आ जैम इन द पेपर पाथ। या कह रहे हैं कि ये जो है आपके जो पेपर पाथ में जो है टू माइक्रो स्विचेस जो है एक्टिवेट हो जाए, दोनों एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, द टू माइक्रो स्विचेस इन द पेपर पाथ आर एक्टिवेटेड इंडिकेटिंग द जैम इन द पेपर पाथ। दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो इसका मतलब है पेपर आपका जैम होगा। और फर्दर डिटेल क्या दे रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ पेपर इन द फीडर ट्रे इज इंडिकेटेड बाय हाई। ठीक है, इंडिकेटेड बाय अ हाई एट द लॉजिक सिग्नल पी, यानी P1 आने का मतलब ये है कि पेपर मौजूद है। ठीक है, ये बात समझ लें, मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। इसमें क्या कह रहे हैं कि P इक्वल्स टू 1 जब पेपर हो, यानी पेपर प्रेजेंट। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, पेपर प्रेजेंट है तो P इक्वल्स टू 0, तो P इक्वल्स टू 1 सॉरी, यानी P इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा कि आपकी पेपर की एब्सेंस है, यानी एम्प्टी होगी पेपर ट्रे। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर पेपर प्रेजेंट है तो P इक्वल्स टू 1 बोल रहे हैं, तो P0 का मतलब क्या होगा, पेपर एब्सेंट है, या यूं समझ लें फीडर ट्रे जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बात, कि ये बात हमने कंक्लूड कर ली इस बात से। कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ पेपर इन द फीडर ट्रे इज इंडिकेटेड बाय हाई एट द लॉजिक सिग्नल P, यानी P1 होने का मतलब है पेपर प्रेजेंट है। लेकिन हमने जो कंडीशन देखी थी वो कहा था कि देयर इज नो पेपर इन द पेपर फीडर ट्रे, तो पेपर फीडर में अगर पेपर नहीं है तो इट मीन्स वो क्या होगा, P इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, P इक्वल्स टू 1 प्रेजेंस ऑफ पेपर डिनोट कर रहा है, तो P इक्वल्स टू 0 एब्सेंस ऑफ पेपर या एम्प्टी पेपर ट्रे डोनेट कर रहा है। तो ये चीज हमने नोट डाउन कर ली, हमारे पास रफत आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कि P1 प्रेजेंस को बता रहा है और P0 एम्प्टी पेपर ट्रे को बता रहा है, ये बात क्लियर है?
जी क्लास, ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द माइक्रो स्विचेस, each of the micro switches produce a logic signal Q and R, ठीक है, एक का Q है एक का R है, that goes high whenever paper is passing over the switch to activate it। कह रहे हैं Q और R हाई हो जाएंगे अगर इनके ऊपर से क्या है, स्विच जो है आप एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेशन का मतलब है हाई। तो ये कह रहे हैं कि Q इक्वल्स टू 1 जब आपका ये एक्टिवेटेड होगा, स्विच 1 एक्टिवेटेड के लिए कह रहे हैं, ठीक है। यानी Q इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि नॉन एक्टिवेटेड, ठीक है। सेम फॉर आर भी कहा हुआ है, या चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, क्यू और आर के लिए सेम ही बात है। क्यू और आर दोनों के लिए एक ही तरीके की लॉजिक है कि क्यू और आर दोनों 1 होंगे इसका मतलब है एक्टिवेटेड है, और 0 होंगे इसका मतलब है नॉन एक्टिवेटेड है। और ये कह रहे हैं कि ईच ऑफ द माइक्रो स्विचेस प्रोड्यूस अ लॉजिक सिग्नल क्यू एंड आर दैट गोज हाई व्हेनेवर द पेपर इज पासिंग ओवर द स्विच टू एक्टिवेट इट, ठीक है। एक्टिवेट होने के लिए इनका हाई होना चाहिए। अब मैं दोबारा से ऊपर आपकी कंडीशन 2 पढ़ देता हूँ। कंडीशन 2 कह रही थी द टू माइक्रो स्विच इन द पेपर पाथ आर एक्टिवेटेड इंडिकेटेड अ जैम, यानी दोनों अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो जैम हो जाएगा। यानी क्यू और आर दोनों 1 हो जाते हैं तो दोनों स्विच एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेशन होने का मतलब है पेपर जैम। और पेपर भी जैम हो जाता है तो मुझे मशीन को करना है स्टॉप। यानी क्यू और आर की वैल्यू 1 हो जाए तब मुझे क्या करना है, एस का सिग्नल हाई कर देना है, और पी की वैल्यू 0 हो जाए यानी एम्प्टी पेपर ट्रे हो जाए तब भी मुझे एस का सिग्नल हाई कर देना है। तो दो कंडीशंस आ गई हैं, क्यू और आर 1 1 हो जाए तब भी मुझे एस का सिग्नल हाई करना है, और पी की वैल्यू 0 हो जाए तब भी मुझे एस का सिग्नल जो है वो हाई कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैंने इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने वेरिएबल्स की वो वैल्यूज नोट डाउन कर ली कि जिस पे मुझे अपनी मशीन को यानी आउटपुट को एस को हाई, design the logic circuit to produce a high at output signal S for the stated condition। जो इस कंडीशन बताई गई इन कंडीशन के लिहाज से आउटपुट पे हाई प्रोड्यूस कराएं, एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 7400 CMOS quad to input NAND गेट। फर्दर इसको कहा जा रहा है कि आप NAND से इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। इस सिनेरियो की एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम कि ये मैंने पी और क्यू की वैल्यूज ये किस तरीके से लिखनी, ये बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जी क्लास, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं रेस कर देता हूँ इन चीज़ों को जो मुझे काम की नहीं है, ये साइड पे लिखा रहने देते हैं पी और क्यू वाली बात। और अब बनाते हैं ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल में मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, पी क्यू आर, और एक आउटपुट है एस। तो इसका ट्रुथ टेबल आ गया ये पी क्यू आर और एस। अब ट्रुथ टेबल में मुझे एस की वैल्यू 1 कब कब करनी है, ठीक है, एस की वैल्यू 1 कब कब करनी है, इस पे बात कर लेते हैं। अगर P के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कह रहे हैं कि P अगर 0 है तो वहां पर आपकी ट्रे एम्प्टी है, और ट्रे एम्प्टी की सूरत में मुझे S हमेशा हाई करना है। तो P 0 का मतलब है ये चीज़ इंडिकेट कर रही है भाई कि मेरा जो है पेपर ट्रे में पेपर नहीं है, तो इस सूरत में मेरा S हमेशा हाई होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन पे मैंने S को हाई कर दिया। P 0 का मतलब है एब्सेंस ऑफ पेपर, और एब्सेंस ऑफ पेपर एम्प्टी ट्रे का मतलब है मेरा S का सिग्नल हाई होगा, यानी मशीन को स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये मैंने पी जहां जहां 0 था वहां वहां पे क्या लगा दिया, इसको 1 1 1 1 1 कर दिया। ये बात समझ में आई सबको कि पी 0 पे मैंने इसको 1 क्यों किया, कि पी 0 का मतलब है ट्रे इज एम्प्टी, और ट्रे एम्प्टी जहां पे भी आ रही है चाहे उसमें क्यू और आर की कोई भी वैल्यू हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रे एम्प्टी हो गई तो बात खत्म। ट्रे एम्प्टी में मैंने हर जगह पे क्या लगा दिया, आउटपुट को हाई कर दिया, और हाई का मतलब है मशीन स्टॉप कर दी।
ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, क्यू और आर दोनों का एक्टिवेटेड होना जरूरी है, और एक्टिवेटेड का मतलब है 1, यानी क्यू और आर दोनों को 1 होना जरूरी है, पी डजेंट मैटर, क्यू और आर दोनों का एक्टिवेटेड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कंडीशन ये बताती है कि भाई पेपर जैम है। तो ये बता रहा है कि पेपर, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, दोनों केसेस में ये केस बता रहा है कि भाई पेपर तो मौजूद है क्योंकि पी तो 1 है, लेकिन पेपर जो जैम हो गया है क्योंकि ये दोनों 1 आ गए, ये दोनों 1 आना ये बता रहे हैं कि पेपर जैम हो गया है। ठीक है, पेपर जैम तब होता है जब पी और आर दोनों पे पेपर फंस गया हो, यानी दोनों पे रुका हुआ है। अगर चल रहा होगा तो या तो वो पी पर होता है या तो आर पर होता है, या नहीं है तो किसी पे नहीं होगा, लेकिन दोनों पे आने का मतलब है पेपर जैम हो गया। तो ये बता रहा है कि पेपर हैंड ट्रे में और जैम हो गया है, तो इस सूरत में भी 1 लिख लो क्योंकि जैम की वजह से 1 आ रहा है। और ये वाला केस क्या बता रहा है कि ट्रे तो एम्प्टी भी हो गई है, लेकिन जो पेपर था वो एक जैम भी हुआ हुआ है, यानी इस पे तो दोनों ही कंडीशन आ गई, ट्रे भी एम्प्टी हो गई और पेपर भी जैम हो गया, तो इस सूरत में भी 1 लिख लो। यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आ गया। तो ओवरऑल जब मैंने पी के लिए और क्यू आर के लिए सॉल्व कर लिया तो मेरे पास एस की ये वैल्यू यहाँ 1 आ गया, बाकी जो 3 रिमेनिंग बचे थे मैंने उनको कर दिया 0, इन 3 को मैंने 0 कर दिया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, और इसमें भी अच्छी बात क्या है कि पी क्यू आर 4 1 एक साथ आए हैं और एक अलग है, तो इसको भी सॉल्व अगर मैं करना चाहूँगा तो ये भी आसानी से काफ़ी सॉल्व हो जाएगा, कॉमन कॉमन लेता जाऊँगा और सिंप्लीफाई कर लूँगा। चारों टर्म्स लिखी और शुरू की 2 टर्म में कॉमन लूँगा, बाद की 2 टर्म में कॉमन लूँगा, और कॉमन लेते लेते इवेंचुअली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मैं इसे अब क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अब ये रास्ते में आ रहा है हमारे। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान दें वही वाली काम किया गया, शुरू की 2 टर्म में कॉमन लिया, आर प्लस आर बार आर आ गया, इधर भी आर प्लस आर बार आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गया 1। फिर इसमें दोबारा से वही वाली बात है कि पी बार को कॉमन ले लिया गया। ठीक है, तो क्यू बार प्लस क्यू हो गया, और क्यू बार प्लस क्यू से फिर सिंपली पी रह जाएगा, सबसे पहली वाली टर्म रह गई। और इधर क्या रह गया, पी क्यू आर, इसमें कुछ किया जा सकता है इन 2 टर्म्स में, बिल्कुल किया जा सकता है, एब्जॉर्प्शन अप्लाई करेंगे तो पी यहाँ से चला जाएगा, तो पी बार प्लस क्यू आर। तो ये इक्वेशन को अगर मैं वर्ड्स में पढ़ने की कोशिश करूँ, कह रहे हैं एस सिर्फ और सिर्फ तब हाई होगा जब पी पर बार आ रहा हो, और पी पर बार का मतलब एक्चुअली ये है कि पी 0 आ रहा हो, और पी 0 का मतलब ये है कि पेपर ट्रे एम्प्टी हो। ठीक है, पेपर ट्रे एम्प्टी हो तब एस हाई हो जाए, या क्यू और आर दोनों पे 1 1 आ जाए, यानी क्यू और आर 2 स्विचेस हैं, दोनों स्विचेस एक्टिवेट हो जाए। कह रहे हैं या तो पेपर ट्रे एम्प्टी हो जाए या दोनों स्विचेस एक्टिवेटेड हो जाएं, उस सूरत में एस मेरा हाई आ जाएगा। तो ये वर्ड्स में भी वही बात हो गई जो हमने वर्ड्स में पढ़ी थी, ये हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, और इक्वेशन को रिवर्स करके अगर देखें तो वही मीनिंग बन रहा है, पी बार का मतलब है एम्प्टी ट्रे, या फिर क्यू एंड आर, और क्यू आर का मतलब है बोथ स्विच एक्टिवेटेड। तो ये बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई हो गई जैसे प्रीवियस एग्जांपल हुई। अब इसकी मुझे डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम आ गई ये नॉर्मल, और ये आ गई इसकी नैंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कहा गया था इसकी नैंड आपको बनानी है। तो पी बार था, ठीक है, तो इन्वर्टर लगा दिया, क्यू और आर का एंड हो रहा था, और फिर आपस में इनका और हो गया। और फिर इसको जब मैंने इंप्लीमेंट किया नैंड रिप्रेजेंटेशन, तो नैंड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना आपको ऑलरेडी आता है, और गेट में मैंने बबल लगा दी यहाँ पर, यानी यहाँ पे एक बबल लगाया, ठीक है, यहाँ पे भी एक बबल लग गया, और यहाँ पर एक बबल लगाया, तो समझ लें एक बबल यहाँ पे भी लग गया। ठीक है, तो ये वाले बबल ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, और क्या हुआ, पी बार था, बबल लगाया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गए हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पे पी बार आएगा एक्चुअली। ठीक है, क्यू आर हो गया, और ये चीज जो है आपको बताया था कन्वर्ट हो जाती है इक्विवेलेंट ऑफ नैंड गेट में, नीचे वाला तो नैंड गेट बन गया। 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें हर गेट का इक्विवेलेंट नैंड सर्किट रिप्लेस करके सॉल्व कर लें, या ये वाली बात जो बबल अप्लाई करके हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा सॉरी, नहीं, पी ही आएगा, पी बार की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाले बबल ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, और ये वाला बबल तो एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो पी सही है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है, बबल लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बबल तब लगता
कि अगर से यहाँ पे ये इन्वर्टर ना होता, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर पहले से मौजूद था ना, तो जो बबल मैंने इस तरफ लगाया उसने इसको कैंसिल आउट ही कर दिया। दो बबल्स इन सीरीज मींस इन्वर्टर इन सीरीज और कैंसिल आउट, तो पी मेरा नॉर्मल ही रहेगा, पी मेरा कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी नैंड रिप्रेजेंटेशन भी बना ली। ठीक है, तो ये थी एग्जाम्पल, सिंपल सी। सिनेरियो समझना असल चैलेंज था यहाँ पर, उसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं था। सिनेरियो को आपने ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट किया, ट्रुथ टेबल से आपने इक्वेशन फाइंड आउट की, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, और इक्वेशन जब फाइनलाइज हो गई तो आपने उससे गेट लेवल डायग्राम बना दी। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ सिनेरियोज में असल चीज क्या है, अंडरस्टैंड करना सिनेरियो को। ठीक है, सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, सोल्यूशन के वही रटे रटाए स्टेप्स हैं, ट्रुथ टेबल, इक्वेशन, देन डायग्राम। लेकिन सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए, सिनेरियो से आपकी कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लेक्चर में यही दो आज सिनेरियोज थे। तो अगर आप लोगों को कोई लेक्चर से मजीद क्यूरी हो, इन दोनों सिनेरियो से कोई क्यूरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर लेक्चर में कंक्लूड कर दूँ। चलें ठीक है, तो सिंस यू हैव नो क्यूरीज तो लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।